बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैटजन के चैप्टर 35 को। इंट्रोडक्शन में वो लिपोप्रोटीन्स के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में जो लिपिड होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास VLDL होते हैं वो कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इनमें ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा LDL होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। उसके अलावा जो HDL होता है उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। फिर उसके अलावा एक और होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, इनकी सबसे कम डेंसिटी होती है और ये खाने के बाद 10 घंटे तक पाई जाती हैं। खाने के 10 घंटे बाद ये ब्लड में ख़त्म हो जाते हैं। सही होगी बात, ये बेसिक सी बातें थी। अच्छा, अगर हमारे पास लिपिड के डिसऑर्डर्स आ रहे हों, लिपिड कम ज़्यादा हो, तो पहले तो हम देखते हैं डाइट से ट्रीट करें, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम खाए बंदा, अल्कोहल कंटेंट वगैरह ना करे, डाइट से मसला ना हल हो रहा हो, या जो लिपिड डिसऑर्डर है वो डेंजरस हो रहा हो, हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ रहे हों, तो फिर हम ड्रग्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब ड्रग्स में सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे पास स्टैटिन्स यानी कि HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये हमारे पास ट्रीटमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड है। बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से लिवर के अंदर ये जो रिएक्शन था कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस था वो हो नहीं पाता। जब कोलेस्ट्रॉल का डिनोवो सिंथेसिस हो नहीं पाता तो होता ये है कि लिवर जो है वो LDL रिसेप्टर्स बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा LDL का इंटेक किया जा सके और LDL से कोलेस्ट्रॉल हासिल की जा सके। ठीक है, LDL में मेनली कोलेस्ट्रॉल होती है, VLDL में मेनली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब जब LDL रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे तो ब्लड के अंदर LDL का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास लिवर है, ये आपके पास ब्लड वेसल है, ये आपके पास पेरिफेरल टिश्यू है। सही है कि बात, ब्लड में LDL का लेवल कम हो जाएगा और ये आपके पास HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर का मेन इफेक्ट है, इसने LDL रिसेप्टर्स को इंक्रीज़ कर दिया। सही हो गया। उसके अलावा एक और बात ये भी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी रखते हैं, बस ये बात याद रख लीजिएगा। HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर का जो ग्रुप है, इसके ड्रग्स को हम स्टैटिन्स भी कहते हैं। स्टैटिन्स में अगर मैं नाम बताऊँ आपको, रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, इनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं ये। ठीक है। उसके बाद उनसे कम एफिकेसी वाले होते हैं पिटावास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। सही के बाद उसके अलावा और भी हैं जैसा कि फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन। ठीक है, फ्लूवास्टैटिन जो होता है वो मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। बहरहाल ये नाम आपको याद होने चाहिए हैं। क्लिनिकल यूज सीधी सी बात है, चूँकि ये LDL के लेवल को कम करते हैं इसलिए हम LDL को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यूज़ कर लेते हैं। बस सिंपल सी बात थी। फिर आती है हमारे पास टॉक्सिसिटी। इसकी 3 मेन टॉक्सिसिटीज़ हैं। HMG को A, ठीक है, H से याद रख लो हेपेटोटॉक्सिसिटी, M से याद रख लो मायोपैथी। खास तौर पे अगर कोई दूसरे ड्रग जैसा कि फिब्रेट्स या नियासिन को यूज़ करें तो फिर मायोपैथी के चांसेस या हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी आती है हमारे पास टेराटोजेनिक। ठीक है, तो प्रेग्नेंट फीमेल को आप ये ड्रग ना दीजिएगा। गुड हो गई बात। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेजेंस। रेजेंस को हम बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस भी कहते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये आपके जो इंटेस्टाइन में बाइल एसिड्स हैं उनके साथ अटैच हो जाती है और बाइल एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से आपके लिवर के अंदर बाइल एसिड्स की होती है कमी। अब लिवर अपनी कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करता है बाइल एसिड्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से दोबारा यही होगा कि लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल थोड़ी कम हो जाएगी और लिवर अपनी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए LDL रिसेप्टर्स बढ़ाएगा, LDL का इंटेक बढ़ाएगा, ब्लड में LDL लेवल कम हो जाएगा। सेम इफेक्ट वही हो गया। ठीक है, LDL लेवल हमारे पास कम हो गया। इस ग्रुप में कौन कौन से ड्रग आते हैं? कोयले से याद रख लें, कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टिपॉल, कोलेस्विलम। सही की बात। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें कि कौन सी बीमारियों में इसको नहीं यूज़ कर सकते, तो बेसिकली ऐसी डिजीज़ जिसमें LDL रिसेप्टर्स ना हो, जैसा कि फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में LDL रिसेप्टर्स का मसला बना हुआ होता है, तो उस बीमारी में ज़ाहिर सी बात है हम इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही LDL रिसेप्टर्स का मसला है। अच्छा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बेसिकली बात ये होती है कि ये LDLs को तो कम करता है, लेकिन अगर किसी इंसान को मिसाल के तौर पे कंबाइंड फेमिलियल हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया है, मैंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म बोल दिया है, इसका मतलब ये होता है कोई ऐसी बीमारी जिसमें VLDL भी रेज्ड हो और LDL भी रेज्ड हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रेजन्स हैं या इवन स्टैटिन्स हैं वो LDL को कम कर पाते हैं, VLDL को नहीं। तो फिर हमें VLDL को कम करने के लिए कोई और ड्रग जरूर देना चाहिए है। ठीक है, वरना ये होगा कि LDL कम हो जाएगा और VLDL को बढ़ा देंगे। ये भी हो गया। तो क्लिनिकल यूज़ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए ज़रूर देते हैं हम, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया को ट्रीट करने के लिए नहीं देते। अगर सिर्फ LDL बढ़े हुए हैं तो फिर हम ये ड्रग देंगे, वरना हम ये ड्रग नहीं देते या किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। टॉक्सिसिटी, ग्रिटी टेस्ट, मट्टी वाला टेस्ट, क्योंकि कोयला याद है ना, तो मट्टी वाला टेस्ट याद रख लीजिएगा। बाइल एसिड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा बता रहा हूँ, बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। गुड होगी बात। अच्छा, ये ना ज़हन में रखना है कि यार एक तरफ कह रहे हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को ट्रीट करने के लिए था, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये वाली बीमारी ट्रीट नहीं होती इससे। तो ये बेसिकली होमोजोगस फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ऐसा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जिसमें LDL रिसेप्टर्स की मुकम्मल कमी हो। होमोजोगस का मतलब बिल्कुल ही कमी हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट खैर भूल भी जाए तो खैर है।
फिर आता है हमारे पास इज़ेटामाइब। इज़ेटामाइब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसको हम प्रो ड्रग की फॉर्म में देते हैं। जीआईटी में जाने के बाद ये ग्लूक्रोनाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये NPC1L1 रिसेप्टर्स पे काम करता है। उन पे काम करके ये कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल और फाइटोस्टेरोल्स की अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जब कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को कम करेगा तो फिर वही बात हो जाएगी, लिवर में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी। लिवर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए LDL रिसेप्टर्स को बढ़ाएगा, LDL का इंटेक बढ़ जाएगा, LDL लेवल इन द ब्लड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट मोर और लेस सिमिलर आ रहा है आपके पास स्टेटस का भी, रेजेंस का भी और इज़ेटामाइब का भी। अलबत्ता अगर फाइटोस्टेरोल का कोई इशू चल रहा है तो फिर हम इज़ेटामाइब देते हैं, क्योंकि ये खास तौर पे फाइटोस्टेरोल्स की अब्जॉर्प्शन पे अपना रोल प्ले कर रहा है। फाइटोस्टेरोल्स की अब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। ये बेसिकली प्लांट से आने वाले स्टेरॉइड होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में इनकी ज़्यादती होती जा रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर हम इज़ेटामाइब देते हैं ताकि फाइटोस्टेरोल्स कम एब्जॉर्ब हों। तो यानी कि अगर इसका कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस इज़ेटामाइब होगा हमारे पास। टॉक्सिसिटी इसमें इसकी ऐसे कोई मुश्किल नहीं बताई हुई, हेपेरोटॉक्सिसिटी ही होती है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको स्टैटिन्स के साथ मिला के दोगे तो फिर आगे मसला बन जाएगा। उसके अलावा वो ये बता रहे हैं कि अगर हम इसको फिब्रेट्स के साथ देना तो इसकी एक्टिव फॉर्म ब्लड में इंक्रीज़ कर जाती है, और अगर कोलेस्टायरामीन यानी कि बाइल एसिड रेजेंस के साथ दें तो ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। यानी दूसरे ड्रग्स इसके एक्टिव लेवल को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नियासिन यानी कि निकोटिनिक एसिड यानी कि विटामिन B3। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, इसका बल्कि काफ़ी सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं। सीधी सी बात है, ये आपके VLDL को ये डिक्रीज़ करता है, LDL को भी डिक्रीज़ करता है, HDL को इंक्रीज़ भी करता है। अब VLDL को डिक्रीज़ किस तरह से करता है? सीधी सी बात है, ये आपके LPL लिपोप्रोटीन लाइपेज को इंक्रीज़ कर देता है ताकि VLDL कम हो जाए। उसके अलावा लिपोप्रोटीन लाइपेज जब VLDL के टैग्स तोड़ देता है तो बाकी कोलेस्ट्रॉल होती है, कोलेस्ट्रॉल की भी ये ट्रांसपोर्ट बढ़ाता है और स्टूल्स के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को भी निकालता है। जब कोलेस्ट्रॉल भी ओवर कम हो जाएगी तो LDL को भी कम कर देता है कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट करवा के। ठीक है, HDL को इंक्रीज़ कैसे करता है? बेसिकली ये HDL के कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देता है। तो नियासिन रिड्यूसेस द कैटाबॉलिक रेट फॉर HDL। सही की बात। तो LPL के लेवल को ये इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इसके लेवल को ये डिक्रीज़ करता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ता है तो ये जो फैटी एसिड्स बनाता है वो फैटी एसिड्स लिवर में जाते हैं और मजीद VLDL के प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है यार LPL भाई तुम ज़्यादा काम करो, क्योंकि LPL सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और फैटी एसिड को टिश्यू वगैरह में ले जाता है, जबकि ये जो है ये एडिपोज टिश्यू के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और फैटी एसिड्स को इधर ले जाता है। तो इसलिए इसको हम इनहिबिट करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। गुड हो गई बात। क्लिनिकल यूज़ सीधी सी बात है, जब ये सारा कुछ ही कर रहा है तो इसका बहुत ब्रॉड क्लिनिकल यूज़ होगा। हम LDL को कम करने के लिए, HDL को बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इसको दे देते हैं। एक और बात ये भी है कि ये एज अ एंटी कोएगुलेंट भी रोल प्ले करता है। याद है स्टैटिन्स जो थे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर रोल प्ले कर रहे थे, इजाफी काम, और ये जो नियासिन है ये एंटी कोएगुलेंट के तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है, जैसा कि ये फिब्रिनोजन को कम कर रहा है और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को बढ़ा रहा है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो मेन टॉक्सिसिटी इसकी फ्लशिंग है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NSAIDs। उसके अलावा डोज डिपेंडेंट नोजिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है। उसके अलावा जो लिवर एंजाइम्स में इशूज़ आ रहे हैं या हेपेरोटॉक्सिसिटी हो रही है, वो कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में ज़्यादा मसला बन रहा है, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में कम मसला बनता है। सही। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स भी नियासिन की तरह LPL के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, नियासिन की तरह HSL के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, नियासिन की तरह VLDL के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। लेकिन चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल को उस तरह से निकाल नहीं पाते, इस वजह से इनका LDL पे कोई एज सच इफ़ेक्ट नहीं है। सही हो गया, LDL को इतना डिक्रीज़ नहीं कर पाते। सही। तो ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें LDL का लेवल रेज्ड है, यानी कि फेमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया है, यानी कि ऐसा पेशेंट जिसमें VLDL भी बढ़ा हुआ और LDL भी बढ़ा हो, तो उसमें हम ये वाला नहीं देते, क्योंकि फिर अगर उसमें हमने ये वाला दे दिया तो चलो VLDL तो कम हो जाएगा, लेकिन VLDL को टूट के LDL ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई ये बात सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि नियासिन ने HDL के लेवल को बढ़ाया था, ये भी HDL के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन नियासिन ने HDL के लेवल को बढ़ाया था HDL के कैटाबॉलिज्म को कम करके, ये HDL के लेवल को बढ़ाता है ApoA1 और ApoA2 की प्रोडक्शन को बढ़ा के। सही है। दोबारा बताता हूँ मैं फिब्रिक एसिड के बारे में। फिब्रिक मतलब एक फ़र्क एंगल से बताता हूँ। इसमें दो ड्रग्स आ रहे हैं, जेमफिब्रोजिल, फिनोफिब्रेट्स। ये दोनों ड्रग्स ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करके LPL की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को इफेक्ट करके ApoA2 और ApoA1 की जो फॉर्मेशन है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा HDL बनता है, इसकी वजह से VLD ज़्यादा टूटता है। और तीसरा काम ये करते हैं कि ApoC3 को ये इनहिबिट करते हैं। ApoC3 को इनहिबिट करने से भी VLDL का ब्रेकडाउन इंक्रीज़ कर जाता है।
सही के बाद तो ये आपने इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। अगर इसके मैं क्लिनिकल यूज़ की बात करूँ, जाहिर सी बात है चूँकि ये VLDL को कम कर रहा है, इसलिए अगर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हुआ या VLDL ज़्यादा हो तो हम उस कंडीशन में इसको देंगे। इसको हम स्टैटिन के साथ मिला कर जाते हैं। अगर स्टैटिन के साथ मिलाना हो तो हम खासतौर पर फिनोफिब्रेट को मिलाते हैं, लेकिन अब वैसे ये इतनी कोई प्रेफर्ड नहीं रह गई। अब हम कहते हैं यार रहने दो, इससे बेहतर नताइज मिल जाते हैं हमें, मतलब इसके अलावा दूसरे ड्रग से बेहतर नताइज मिल जाते हैं। इसको स्टैटिन के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिसिटी बहुत हो जाती है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो नोजिया इसका एक कॉमन इफेक्ट है। उसके अलावा हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, ये बड़ी यूनिक टॉक्सिसिटी याद रखना। आपको जो ब्लड सेल्स का काउंट होता है वो कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स डेवलप होते हैं और मायोपैथी। गुडो की बात, यहाँ तो बात आसान हो गई। मुख्तलिफ ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, ये बात गोली मारें। लोपिटामाइड क्या करता है कि आपके लिवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को VLDL बनाने में इस्तेमाल नहीं होने देता, तो एज अ रिजल्ट VLDL की सिक्रीशन कम हो जाती है और लिवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये टॉक्सिसिटी हो गई, ये उसका इफेक्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। फिर आता है PCSK9 इनहिबिटर्स। PCSK9 इनहिबिटर्स में दो नाम याद रख लो, एवोलोकुमाब और एलिरोकुमाब। ये बेसिकली क्या करता है, आपके LDL रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, LDL रिसेप्टर्स के ब्रेक डाउन को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से LDL रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं और LDL का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो LDL रिसेप्टर्स को बढ़ाता कौन कौन है? स्टैटिन्स भी LDL रिसेप्टर्स को बढ़ाते हैं, रेजन्स भी LDL रिसेप्टर्स को बढ़ाती हैं, एज़ेटामाइब भी LDL रिसेप्टर को बढ़ाता है और PCSK9 इनहिबिटर्स भी LDL रिसेप्टर को बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।